नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रशासन तथा चिकित्सा विभाग के बीच मंगलवार को शाम को उपजे विवाद ने बुधवार को तूल पकड़ लिया। प्रशासन पर अड़ियल रवैये का आरोप लगाते हुए बुधवार सुबह राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के चिकित्सक तथा नर्सिंग कर्मी पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एकेज के मुख्य गेट के बाहर एकत्रित हुए। इस दौरान सभी चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। चिकित्सकों की मांग रही कि एसडीएम मौके पर आकर उनसे बातचीत करे तथा मंगलवार शाम को घटित घटनाक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। उधर चिकित्सकों तथा प्रशासन के बीच चल रही खींचतान के कारण रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर एकेज के बाहर चिकित्सकों की ओर से कार्य बहिष्कार के बाद प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा भी मौके पर पहुंचे तथा पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बातचीत करते हुए समझाइश के प्रयास किए, लेकिन पीएमओ एसडीएम के मौके पर आकर बात करने पर ही अड़े रहे। उधर खबर लिखे जाने तक एसडीएम मौके पर नहीं पहुंचे और चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद भी एसडीएम जय संधू के मौके पर नहीं पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया तथा रोगी सेवा में लग गए। इस दौरान चिकित्सकों ने एसडीएम के अस्पताल आकर वार्ता नहीं करने तक प्रतिदिन 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। मालूम हो कि प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट व जानकारी के लिए उपखंड अधिकारी की ओर से अस्पताल पीएमओ को नोटिस दिया गया था। नोटिस में पीएमओ द्वारा समय पर रिपोर्ट व जानकारी नहीं देने का आरोप था। इसी बात से क्षुब्ध होकर मंगलवार शाम को पीएमओ तथा एकेज के कई चिकित्सक एसडीएम कार्यालय बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। जानकारी मिली है कि इस दौरान एसडीएम कार्यालय के बाहर नहीं आए और तहसीलदार रमेश चंद्र बहेड़िया को बाहर भेजकर केवल 2 चिकित्सकों को अंदर बुलाने की बात कही। एसडीएम जय संधू के निर्देश पर तहसीलदार बहेड़िया बाहर आए तथा एसडीएम की ओर से दिए गए निर्देशों की बात कही। इस पर चिकित्सक भड़क गए। चिकित्सकों का कहना रहा कि हम कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी जान की बाजी लगाकर रोगियों का उपचार कर रहे हैं और एसडीएम के यहां आने पर भी वे बाहर आकर हमसे बात नहीं कर रहे हैं। इस दौरान चिकित्सकों की तहसीलदार से कहासुनी हो गई और बात एक दूसरे से उलझने तक पहुंच गई। इसके बाद भी एसडीएम अपने कक्ष से बाहर नहीं आए। इस पर आक्रोशित चिकित्सक वहां से चले गए तथा बुधवार सुबह से कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दे गए। इसी के चलते बुधवार सुबह सभी चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिलहाल कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन विपदा की इस घड़ी में प्रशासन व चिकित्सा विभाग के बीच तालमेल का अभाव आमजन के जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान बुधवार को शहर के अजमेर रोड आदर्श नगर गली नंबर 1 में नोट पड़े हुए मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। संदिग्ध नोट मिलने की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना सिटी थाना पुलिस को दी। उधर सूचना मिलते ही थाने के कांस्टेबल कैलाश चंद तथा मनीराम मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना किया। इस दौरान पुलिस ने पाया कि मौके पर 2 नोट 100 के, 1 नोट 10 का तथा 1 नोट 500 रुपए का संदिग्ध अवस्था में पड़े हुए थे। पुलिस ने सभी नोटों को संदिग्ध मानते हुए जब्त कर एक प्लास्टिक की थैली में बंदकर पास ही खाली पड़े एक प्लॉट में खड्डा खुदवाने के बाद उन्हें गाड़ दिया। कांस्टेबल मनीराम ने बताया कि बुधवार सुबह आदर्श नगर क्षेत्र से यहां पर कुछ नोट सड़क पर पड़े होने की जानकारी मिली थी। जानकारी पर मौके पर पहुंचकर जांच करने में पाया कि उक्त नोट गीले हैं, अतः सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें जब्त कर खड्डे में दबा दिए हैं। क्षेत्रवासी मनोज चौहान ने बताया कि बुधवार सुबह कोई अज्ञात व्यक्ति कुछ लोग गली में फेंक गए जो कि गीले भी हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोरोना फैलाने के उद्देश्य से उक्त नोटों को यहां फेंका है। उधर नोटों को जब्त कर गड़वाने के बाद भी पुलिस ने उक्त प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि यह नोट या तो किसी के जेब से गिरे हैं अथवा किसी असामाजिक तत्व की करतूत है। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा 2 संतों व एक चालक की पीट कर हत्या कर देने के प्रकरण में बुधवार को दशनामी श्री निरंजनी अखाड़ा के संतों ने गहरा दुख प्रकट करते हुए प्रकरण की निंदा की है। अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर अखाड़े के संत महंत द्वारकागिरी के सानिध्य में हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को दिया। उपखंड अधिकारी जय संधू को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि महाराष्ट्र सरकार उक्त प्रकरण की सीबीआई जांच तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलावे। ज्ञापन देने वालों में महंत द्वारकागिरी पार्षद हेमंत कुमावत, ललिता सिंगारे तथा नैनाराम देवड़ा सहित अन्य उपस्थित थे। हुआ जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, संतों को जंगल में जंगली लोगों ने इस ढंग से पीटा, इस ढंग से मारा, जब तक वो लकड़ी नहीं टूटी
तब तक तो उनको नहीं छोड़ा संतों को, और तीनों संत, दो संत हो गए, वो ड्राइवर दो तीनों खत्म हो गए। पुलिस के मिलने के बाद भी छीन के गांव वालों ने उसको मारा। इसलिए हम एसडीएम साहब के साथ सामने आए साहब के पास कि इनकी ये तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्रवाई की जाए, और ये भी वैसे लॉकडाउन चल रहा, नहीं तो हम जाते बम्बई। हमारा 3 तारीख लॉकडाउन छूटता है तो हम लोग सब संत जाएंगे बम्बई में। हमारा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय नरेंद्र मोदी जी का कहना है, अगर महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने अगर इनको दंड नहीं दिया जंगली लोगों को, तो हमें तो आंदोलन करेंगे बम्बई जाके। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद ने भी पालघर प्रकरण में संतों की हत्या पर गहरा आक्रोश जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। देश के राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में उक्त कृत्य को पैशाचिक कृत्य बताते हुए इसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम बताते हुए हिंदू समाज के लिए असहनीय बताया। परिषद पदाधिकारियों ने उक्त जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें दंडित करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में विहिप के नीतीश गोयल, सुरेश वैष्णव तथा लक्की मकवाना आदि शामिल थे। महाराष्ट्र के जो पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई, उसके विरोध स्वरूप पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद के समस्त जिलों में ज्ञापन दिए गए हैं। उसी के तहत जावर में भी ज्ञापन दिया गया है और सरकार से मांग की गई है कि कठिन से कठिन और कार्रवाई करें, दोषियों को फांसी की सजा दें। शहर में लॉकडाउन हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की विपदा, शहर के भामाशाह हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं। शहर के भामाशाहों की सहृदयता के सभी कायल है। ऐसी ही सहृदयता का एक मामला बुधवार को सामने आया। शहर के भामाशाह राजू भाई टाक तथा विनोद खाटवा ने जैसलमेर से कोटा के लिए जा रहे 30 प्रवासियों को भोजन करवाकर उदारता का परिचय दिया है। इन यात्रियों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। भामाशाह टाक व खाटवों के इस कार्य की सर्वत्र सराहना की जा रही है। दरअसल जैसलमेर के शेल्टर होम में रहने वाले कोटा के 30 प्रवासियों को लेकर जा रही रोडवेज की बस में ब्यावर से गुजरने के दौरान बुधवार सुबह तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद चालक पूनम सिंह बस को लेकर रोडवेज कार्यशाला पहुंचा। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम से रवाना हुए यात्रियों ने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था। इस बीच किसी ने यह जानकारी भामाशाह राजू भाई टाक तक पहुंचाई तो वर्तमान में डुंगरी रोड पर संचालित जनता रसोई में तैयार किए भोजन के साथ राजू टाक, पूर्व पार्षद विनोद खाटवा तथा टीम के अन्य सदस्य रोडवेज आगार पहुंचे तथा सभी प्रवासियों व बस के चालक को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद प्रवासियों ने शहर के भामाशाहों की उस उदारता का हृदय से आभार प्रकट किया। टाक और हमें सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर कुछ यात्री लोग आए हुए हैं जिनके भोजन की व्यवस्था करनी है। जब यहाँ आके देखा तो कुछ लोग जैसलमेर से कोटा जाने वाली बस के अंदर आए थे। 35-40 लोग थे जिनके लिए खाने की व्यवस्था हमने की और उनके भोजन पानी की व्यवस्था करके उन्हें यहाँ से रवाना किया और हमें बड़ा सुकून मिला कि ऐसे लोगों की हमने मदद की आज। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान जहां एक और चिकित्सा विभाग तथा पुलिस प्रशासन कोरोना वीरों की तरह इस जंग को जीतने में लगे हुए हैं, ठीक उसी तरह इस जंग को जीतने में विद्युत विभाग की भी अहम भूमिका है। संक्रमण रूपी इस जंग को जीतने के लिए बिजली की आपूर्ति बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में सब कुछ ठप हो सकता है। अदृश्य कोरोना वायरस को हराने में इसी अदृश्य बिजली की अहम भूमिका को निभाने में बिजली विभाग के अधिकारी भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। उधर लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बैठे आमजन को भी बिजली की अधिक आवश्यकता रहती है ताकि गर्मी के दौरान एसी, फ्रिज, पंखे तथा कूलर के सहारे समय व्यतीत किया जा सके। इन सभी जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं विद्युत विभाग के अभियंता व टेक्निकल कर्मचारी जो निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि देश पर आई इस विपदा से निपटने के लिए विद्युत विभाग भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए लाइन पार्टियां 24 घंटे दिन रात काम कर रही है। सिंह ने बताया कि आपातकाल के लिए भी अलग से टीम बना रखी है ताकि रेगुलर कर्मचारियों के काम में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा अगर कोई बड़ा ब्रेकडाउन लाइन या ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी पाबंद कर रखा है ताकि इमरजेंसी में समय से काम कर विद्युत व्यवस्था सुचारू रखी जाए। अधिशासी अभियंता सिंह ने बताया कि ब्यावर डिवीजन में प्रतिदिन बिजली की खपत एवरेज
12 से 18 लाख यूनिट है। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है। बिजली की खपत हमारे डिवीजन में 50% इंडस्ट्रियल है, बाकी के 50% में 40% डोमेस्टिक खपत है, 5% कमर्शियल खपत एवं 5% के लगभग कृषि कार्य में बिजली की खपत है। उन्होंने बताया कि ब्यावर डिवीजन के अंतर्गत जो एरिया कवर होता है उसमें ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर बिजली की खपत कृषि में कम है। वर्तमान में जो लोड चल रहा है वह डोमेस्टिक घरेलू श्रेणी का है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री, मॉल, दुकान या अन्य कमर्शियल एक्टिविटी बंद है। अभी बिजली की खपत 7 लाख यूनिट है, जो आगे चलकर के कई महीने में 9 लाख के आसपास हो जाएगी। उधर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी विभाग के सभी कर्मचारियों को मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध करवा रखे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस को होम्योपैथिक दवा उपलब्ध करवाने की कड़ी में बुधवार को तहसील कार्मिकों को आर्सेनिक एब 30 टेबलेट उपलब्ध करवाई गई है। होम्योपैथिक चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर हरीश कुमार मीणा के अनुसार बुधवार को तहसील में कार्यरत कुल 30 कार्मिकों को उक्त दवा की शीशियां भेंट की गई। डॉक्टर रावत ने बताया कि अब तक करीब 1000 शीशियों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वयस्क को प्रतिदिन सुबह खाली पेट 4 व बालक तथा प्रौढ़ को 2 गोली का सेवन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला को इसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। बुधवार को दवा वितरण करने के दौरान डॉक्टर रावत के साथ डॉक्टर विनय कुमार जैन तथा रामराज मीणा आदि उपस्थित थे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए टीपू सुल्तान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों की ओर से शहर के वार्ड 15, 16 व 17 में हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव करते हुए सैनिटाइज किया गया। इस दौरान वार्डों के सभी गली मोहल्लों में सॉल्यूशन का छिड़काव किया गया ताकि कोरोना वायरस को मात दी जा सके। इस दौरान संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल सिलावट ने सभी शहरवासियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में ही रहने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। वार्डों को सैनिटाइज करने के दौरान खालिद सिलावट, मोहम्मद अमान शाह, सलामुद्दीन तथा अब्दुल जब्बार मंसूरी आदि ने अपना सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने स्थगन आदेशों के बावजूद उद्यमियों को बिजली के बिल भेजने पर ऐतराज जताया है। भूतरा ने कहा कि राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अप्रैल को घोषणा करते हुए कहा कि 31 मई तक बिजली के बिल स्थगित रहेंगे, किंतु सीएम के फैसले को भी राजस्थान डिस्कॉम के अधिकारी ठेंगा बताते हुए मार्च महीने के 20 दिन के बिल को जमा कराने के आदेश दे रहे हैं, अन्यथा पेनल्टी सहित वसूलने के संदेश दे रहे हैं। क्या यह राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा को चुनौती नहीं है? क्या विद्युत विभाग सरकार के आदेशों के विपरीत काम कर रहा है? भूतरा ने कहा कि खुद घरों में बैठकर पगार लेने वाले अधिकारी उपभोक्ताओं को कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा पार करो और कोरोना को निमंत्रण देकर भी अपनी फैक्ट्री जाओ और हमें मीटर रीडिंग भेजो तो हमारे द्वारा भेजे गए गलत बिलों को ठीक कर देंगे और 50 रुपए का इनाम भी देंगे। भूतरा ने सरकार पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि धिक्कार है ऐसी सरकार पर जिसके अधिकारी आमजन को मौत के मुंह में धकेलने के लिए सरकार की गाइडलाइन तोड़ने को प्रेरित कर रहे हैं और सरकार और उसके जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने हुए हैं। जो उद्यमी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और कोरोना की महामारी से पहले ही कमजोर हो गई है, उसे सरकार के नुमाइंदे तोड़कर अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। उधर सरकार अपने आदेश की किरकिरी होते देख रही है या कुंभकर्णी नींद में सो रही है। भूतरा ने राजस्थान के उद्यमियों से आह्वान किया कि सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए कोरोना महामारी से हमें जीतना है, इसलिए घरों से बाहर नहीं निकले। जीवन रहेगा तो पेनल्टी लेने वालों को पेनल्टी भी चुका देंगे और पेनल्टी लेने वालों से हिसाब भी कर लेंगे। जो उद्यमी अपने व्यापार बंद करके भी भामाशाह के रूप में कोरोना को हराने के लिए सरकार के साथ तन मन व धन के साथ खड़ा है, उसे अधिकारी की पेनल्टी की या अन्य भभकियों से डरना नहीं चाहिए। भूतरा ने राजस्थान के उद्यमियों से अपील की कि कोरोना पर विजय प्राप्त करने के बाद यदि सरकार उद्यमियों के साथ अन्याय करती है, अपनी घोषणा से मुकरती है, तो प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ पहला असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर अपनी ताकत का परिचय देने हेतु कमर कस लेनी चाहिए। इस विकट परिस्थितियों में भी सरकार अन्याय करती है तो उसके सामने झुकने के बजाय सरकार को झुकाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल को ये घोषणा की थी कि जो आरएससीबी के उद्यमों के बिल बकाया है वो 31 मई तक के लिए स्थगित किया जाता है, और 31 मई तक जो बिल स्थगित किए थे तब उन्होंने ये भी बात कही थी कि कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य
कि मुख्यमंत्री की घोषणा और उनके आदेशों की राजस्थान का विद्युत निगम उसके खिलाफ अब उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को ये संदेश देकर कर कि यदि आपने 7 दिन में बिल जमा नहीं कराए गए तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, या ये कि आपको पेनल्टी सहित आपको जमा कराना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है। मेरा कहना यह है कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है तो उसके बावजूद लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोई कमाई है नहीं, फैक्ट्री खुली नहीं, ताले खुले नहीं, उत्पादन शुरू हुआ नहीं, फिर विद्युत डिपार्टमेंट वो उद्योगपतियों के ऊपर ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? इससे आम उपभोक्ताओं के अंदर बहुत भय का वातावरण बना हुआ। मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वो अपने आदेशों की जो चुनौती देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और तुरंत प्रभाव से उद्योगपतियों को राहत दिलाए। लॉकडाउन के दौरान शहर में एक बार फिर चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। अज्ञात चोरों ने सेंधा रोड स्थित मंगल प्लाजा में एक चाय की दुकान का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। इस दौरान चोरों ने दुकान में लगी एक 17,000 रुपए कीमत की एलईडी तथा 10 किलो शक्कर चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने सामने स्थित कन्फेक्शनरी की दुकान में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। पीड़ित दुकानदार प्रेमनगर निवासी सुरेश सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह उसे मंगल प्लाजा स्थित उसकी चाय की दुकान पूजा टी स्टॉल के ताले टूटे होने की जानकारी मिली थी। जानकारी पर वह दुकान आया तो पाया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं और दुकान में लगी एलईडी तथा 2 पैकेट में रखी 10 किलो शक्कर भी गायब है। इस संदर्भ में सुरेश सिंह ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मेरी दुकान में से ताले तोड़ के ताले भी ले गए, एलसीडी ले गए लाउड की, 5 किलो शक्कर थी, 1.5-2 किलो पत्ती थी। पुलिस आई थी, पुलिस ने फोटो और खींच के लेगी, पुलिस गाड़ी भी आई थी, पुलिस की पूरी गाड़ी आई। रहमतों से भरे माह रमजान का चांद दिखाई देने के बाद 24 या 25 अप्रैल से आगाज होगा, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते इस बार अकीदतमंदों को घरों में ही रहकर तरावीह व इबादत करनी होगी। लॉकडाउन ने माह रमजान के उत्साह को युवाओं में कमसा कर दिया है। जामा मस्जिद ब्यावर के इमाम मोहम्मद अब्दुल्लाह नईमी एवं कमेटी इस्लामिया इंतजामिया औकाफ कमेटी जामा मस्जिद ब्यावर के सदर हाजी मोहम्मद हनीफ छिपा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि रमजान माह में अपने घरों पर ही नमाज पढ़े और रोजा रखे, घरों पर ही रहकर इबादत करे। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इसलिए मुसलमानों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालना की जानी चाहिए। रोजा इफ्तार के बाद नौजवान बच्चे घरों पर ही रहे, यह सुनिश्चित करने का काम माता पिता का है। उन्होंने कहा कि रमजान माह एक मुबारक महीना है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा समय इबादत कर रब से इस जानलेवा बीमारी को जल्द से जल्द निजात दिलाने और सबकी हिफाजत की दुआ करें। सदर छिपा ने कहा कि रमजान माह में जकात की परंपरा है, ऐसे जरूरतमंद लोगों की लॉकडाउन की पालना करते हुए अधिक से अधिक मदद करें। सदर हाजी छिपा ने प्रशासन से भी अपील की है कि रोजेदारों को मुस्लिम धर्म की परंपरा के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। गर्मी को देखते हुए शाम के समय इफ्तार से पहले फल एवं सब्जी की आपूर्ति की संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त व्यवस्था किए जाने सुनिश्चित करें। साथ ही पेयजल आदि की आपूर्ति, सफाई आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। रोजेदारों के लिए गर्मी में रोजे रखना किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। दिन बड़े होने के कारण इस बार लगभग 14.5 घंटे से अधिक का पहला रोजा होगा। पहले रोजे की सहरी प्रातः 4:33 पर खत्म होगी, जबकि अफ्तार का समय 7:04 रहेगा। बढ़ते दिनों के साथ दोनों ही समय यह अंतराल लगातार बढ़ता जाएगा। 38 से 40 डिग्री तापमान वाली इस गर्मी में अकीदतमंद रोजे रखकर एक माह तक खुदा की इबादत में मशगूल रहेंगे। तपती धूप के बीच रोजेदारों का इम्तिहान होगा। 25-26 अप्रैल को रमजान माह मुबारक का महीना चालू हो रहा है, जिसमें मुस्लिम हमारे समाज द्वारा रमजान में रोजे रखे जाते हैं, सहरी और इफ्तार का। और हर साल बहुत अच्छी तरह से नौजवानों में सब मिलकर ये मतलब रोजे रखते हैं और तरावीह मस्जिद में पढ़ते हैं और पूरी मस्जिद में इबादत उस महीने में पूरी होती है। और ज़कात का पैसा जो होता है, जो गरीबों को मदद दी जाती है। लॉकडाउन की वजह से जो मस्जिद में अभी बंद है नमाज है, इसी तरह लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो रमज़ान माह के अंदर अपने घर पे नमाज पढ़े, इबादत करे, तरावीह पढ़े
और जो ज़कात इस माह में निकाली जाती है तो जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद है, उनको पहुँचावे वो और उनकी मदद करे और प्रशासन का, सरकार का मार्गदर्शन के अनुसार अपने लॉकडाउन का पालन करे। प्यारे मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला 25 या 26 अप्रैल से रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है और हालात ये हैं कि इस वक्त लॉकडाउन का दौर है। तो सभी हजरात से, सभी मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी हजरात अपने मुल्क के कानून का एहतराम करते हुए, जिस तरीके से अभी आपने अब तक किया है कि घरों में नमाज़ पढ़ रहे थे, इसी तरह से आपको 5 वक्त की नमाज़ें भी और तरावी की नमाज़ें भी अपने घर में पढ़नी है और माह मुबारक का रोज़ा भी रखना है और अपने गरीब भाइयों का, उनका ताउन भी करना, उनका ख्याल भी रखना है और लॉकडाउन का आपको पालन भी करना है। किसी भी तरह से हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो कि हम कानूनी हिसाब से गिरफ्त में आएँ। अपने मुल्क के कानून का एहतराम करें और माह मुबारक, रमज़ान मुबारक को इसी तरह से इंशाअल्लाह जिस तरह से पहले आपने गुजारा है, शान व बान के साथ गुजारें। कोरोना संक्रमण की विपदा से निपटने के लिए जहां एक और पूरा विज्ञान जगत इस महामारी से निपटने में जुटा है, इसी कड़ी में देहरादून टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पास आउट ब्यावर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दावा है कि सरकार उसके सॉफ्टवेयर का उपयोग कर मात्र 5 मिनट में हजारों लोगों की कोरोना जांच कर सकती है। ब्यावर के दरिया चौक निवासी नरेश बंसल के 22 साल के बेटे दिव्यांश बंसल ने अपने 2 दोस्तों के साथ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका उपयोग कर कोरोना की जाँच में तेजी लाई जा सकती है। ब्यावर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिव्यांश का मानना है कि उसका सॉफ्टवेयर निमोनिया सहित कोरोना की जांच करने में इतना सक्षम है कि कोरोना के लक्षण ना होने के बावजूद संदिग्ध पॉजिटिव है या नहीं, उसकी जानकारी सटीक देता है। हमारा सॉफ्टवेयर मैक्सिमम लोगों की जांच कर सकता है बहुत कम टाइम में, बिना किसी पैसे की लागत के, कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोरोना पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है, पॉजिटिव है तो उनमें क्या निमोनिया है तो क्या कोविड की वजह से है या बैक्टीरियल या वायरल निमोनिया है। दिव्यांश ने बताया कि सॉफ्टवेयर को मरीज का डिजिटल एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन इनपुट के रूप में उपलब्ध करवाना होगा। उक्त इमेज कोरोना की जांच के लिए सॉफ्टवेयर में फीड अन्य कोरोना से संबंधित लक्षणों की अन्य इमेज से उसको मैच करेगी। यह मैचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीएनए स्तर तक जाकर जांच होगी। उसके बाद लक्षण पाए जाने पर प्रतिशत के साथ में सॉफ्टवेयर कोविड-19 का परिणाम पॉजिटिव अथवा नेगेटिव के रूप में प्रदर्शित करेगा। ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने बहुत सारी इमेजेस को इसके अंदर ट्रेन किया है, जिससे कि ये एक सिस्टम पता लगा लेता है कि ये जो इमेज मुझे मिल रही है ये एक एक्सरे है, किसी इंसान का शक्ल है या एमआरआई है या सीटी स्कैन है। उसके बाद उस इमेज को ढूंढता है कि इस इमेज के अंदर मुझे क्या देखना है। कोविड देखना है तो कोविड पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे देखूं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सॉफ्टवेयर की मदद करता है उस चीज को डिटेक्ट करने में एंड क्लासीफाई करने में, जो उस कोरोना के बाकी के सिम्टम्स वायरस हैं लाइक सार्स, मर्स, सार्स-कोव-2 उनके बीच में क्लासीफाई करके डिफरेंशिएट करने में और बताने में कि ये पॉजिटिव है कोविड-19 की वजह से या नेगेटिव है। दिव्यांश द्वारा अपने सहपाठी अजमेर की शुभांगी माथुर और दिल्ली के सौरभ दत्त के सहयोग से इजाद सॉफ्टवेयर के बारे में दावा किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में डिजिटल एक्सरे के माध्यम से 5 मिनट में 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच सटीक परिणाम के साथ की जा सकती है। अपने इस दावे की पुष्टि को लेकर उनका कहना है कि उन्होंने कोविड-19 मामले में चीन, जापान, इटली, स्पेन और भारत के ओपन सोर्स आंकड़ों को इस सॉफ्टवेयर पर परखा है, जिस पर वह अब तक खरा उतरा है। इसकी एक्यूरेसी का हम दावा इस तरीके से कर सकते हैं कि अभी तक हमारे पास जो डेटा है, जो हम काम कर रहे हैं, वो चाइना और इटली और कुछ इंडिया के पॉजिटिव पाए गए पेशेंट्स का डेटा है। पॉजिटिव और नॉर्मल से कहने का मतलब हमारा ये है कि जो बंदों का टेस्ट हुआ है और जो नेगेटिव आए हैं वो हमारे लिए नॉर्मल है और जो पॉजिटिव आए हैं वो हमारे लिए कोविड पॉजिटिव डिटेक्टेबल है। तो हमारा सिस्टम नेगेटिव पॉजिटिव इस बेसिस पे डिटेक्ट करता है कि बंदा नॉर्मल है, यानी कि वो पहले किसी टेस्ट में जो हमारे पास डेटा सेट है चाइना इटली का, वहाँ नेगेटिव पाया गया है, या एसिम्प्टोटिक पेशेंट है। एसिम्प्टोटिक पेशेंट से कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो ये उस चीज के अंदर भी डिटेक्ट कर सकता है।
दिव्यांश की टीम ने इसके सार्थक परिणाम सामने आने पर देश हित को सर्वोपरि मानते हुए सरकार को निःशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। फिलहाल दिव्यांश ने अपने सॉफ्टवेयर का डेमो ब्यावर तहसीलदार, पीएमओ, अजमेर सीएमएचओ के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिन्होंने इसकी सराहना करते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने का भरोसा दिलाया है। ये सरकार के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है कि इसके अंदर लोगों की टेस्टिंग हो सकती है, एक सब्स्टिट्यूट के तरह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सकती है और सरकार तक पहुंचाने के लिए इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश करी है। हम हमारे शहर के काफ़ी ऑफिशियल लोगों से मिले, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल लोगों से मिले हैं और करीब 1 महीना होने आया है और बट अभी तक इसके लिए हमारे पास कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है। स्टेट लेवल तक हम इसको पहुँचाना चाहते हैं, CM ऑफिस तक। इसके अलावा दिव्यांश की टीम ने ऐसी मोबाइल ऐप तैयार की है जिसमें दावा किया गया है कि 2 लोगों के मध्य दूरी यदि 1 फीट की रहती है तो तत्काल उसका नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सकता है। क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए यह ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। साथ ही दिव्यांश का कहना है कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, रेड जोन एरिया सहित अन्य उपयोगी जानकारी भी ऐप में जोड़ी गई है। दिव्यांश ने बताया कि सॉफ्टवेयर बनाने की प्रेरणा विदेशों में कोविड-19 को लेकर जो तकनीक उपयोग में ली जा रही है उसी को ध्यान में रखते हुए उसने और उसके दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने देश के लिए यह प्रयास किया है। उनका मानना है कि सॉफ्टवेयर सरकार के साथ साथ आमजन के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसके लिए सरकार को वो यह सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु भी तैयार हैं। भीषण गर्मी में मूक पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा आशापुरा माता मंडल की ओर से बुधवार को परिंदा अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष राजू वैष्णव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीने के परिंदे बांधे। मंडल अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि गर्मी के इस मौसम में पक्षियों के लिए शहरी क्षेत्र में 501 परिंदे बांधे जाएंगे। अभियान की शुरुआत के मौके पर भरत मंगल, कुशवंत रावत, पंकज कुमावत, दिव्यांश प्रजापत, योगेश सोलंकी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यावर उपखंड प्रशासन और चिकित्सालय प्रशासन के बीच मंगलवार को हुए आपसी तनाव के बाद मामला बिगड़ता जा रहा है। आपसी सामंजस्य की कमी के चलते बुधवार को चिकित्सकों ने नाराजगी प्रकट कर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान मरीजों को परेशानियां भी उठानी पड़ी। उधर उपखंड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा स्वयं को सही ठहराया गया और रिपोर्ट लेना नियमों के तहत अति आवश्यक समझा गया। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि ब्यावर ऐसे हालातों में लापरवाही के चलते कहीं हॉटस्पॉट का रूप न ले ले। चिकित्सालय प्रशासन और उपखंड प्रशासन के बीच आपसी टकराव का खामियाजा कहीं ब्यावर को हॉट स्पॉट न बना दे। जी हां, चिकित्सकों और उपखंड प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मंगलवार शाम हुई आपसी टकरार ने कई खुलासे किए हैं। आपसी सामंजस्य की कमी को देखकर यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनकी खींचतान आम जनता को परेशान कर रही है। हालांकि अभी कोरोना पॉजिटिव का केवल 1 मामला सामने आया है, लेकिन चिंता की लकीरें दर्शा रही है कि आगामी दिनों में अजमेर जैसा विकराल रूप ब्यावर न ले ले। कारण साफ है, पॉजिटिव युवक मिलने के बाद प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया गया? क्या पॉजिटिव युवक को सेंटर में उपलब्ध करवा रहे संसाधन लाने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया? युवक के साथ किन किन लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई? उनकी रिपोर्ट पर अब तक खास फोकस नहीं किया गया। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव युवक को जिसने चाय पहुंचाई थी वो भी अब तक बाहर है। ऐसे में अन्य 3 लोग हैं जहां तक अभी तक प्रशासन की पकड़ नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में क्या ब्यावर हॉट स्पॉट की तैयारी कर रहा है या फिर प्रशासन वाकई कोरोना को लेकर गंभीर है? प्रशासन के दोनों पक्षों के बीच टकराव का असल कारण रिपोर्ट बताया जा रहा है। दरअसल उपखंड प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। चिकित्सकों का कहना है कि मरीजों को देखा जाए या फिर रिपोर्ट दी जाए। उधर उपखंड प्रशासन का मानना है कि बिना रिपोर्ट आगे के एक्शन कैसे लिए जाएं। उपखंड प्रशासन ने आरोप लगाया कि 22 मार्च से लेकर आज तक एक भी जानकारी पीएमओ द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। यहां तक कि युवक के पॉजिटिव मिलने के बाद भी चिकित्सालय प्रशासन ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। रूपनगर में लगाया गया अघोषित कर्फ्यू भी स्वयं विवेक से लिया गया निर्णय ही था। दोनों के बीच में हुई टकराव में 2440 रुपए का हिसाब का भी मामला उठा। दरअसल ये मामला क्वारंटाइन सेंटर से जुड़ा है, जिसमें सरकार के दिशा निर्देशों के तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2440 रुपए तक के खर्च का प्रावधान है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में तब से अब तक उपखंड प्रशासन द्वारा ही भामाशाहों के सहयोग से व्यवस्थाएं अंजाम दी जा रही है। उधर चिकित्सालय प्रशासन का आरोप है कि उन्हें उक्त बजट मिला ही नहीं, लेकिन जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग के अधीन आती है।
अब बात करें चिकित्सा कर्मियों द्वारा उपखंड कार्यालय में किए गए विरोध प्रदर्शन की, तो एसडीएम द्वारा बाहर नहीं आने पर कई चिकित्सकों ने नाराजगी प्रकट की थी और चिकित्सकों का मानना था कि तहसीलदार रिपोर्ट लेने हेतु वैधानिक नहीं है। उधर एसडीएम का मानना है कि वो बड़ी संख्या में आए चिकित्सकों के बीच में 144 की धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने 3 चिकित्सकों को वार्ता हेतु कक्ष में आमंत्रित किया था, लेकिन चिकित्सकों ने इनकार कर दिया। अब ऐसे में दोनों की नाराजगी और असमंजस ब्यावर को हॉट स्पॉट की श्रेणी में लाकर नहीं खड़ा कर दे। व्यवस्था के प्रक्रम को समझने की आवश्यकता है। दोनों जिम्मेदारों को ब्यावर के प्रति अपने पद का सदुपयोग करते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। सामंजस्य बैठाकर कोरोना से लड़ने हेतु भामाशाहों के सहयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। याद रहे, ब्यावर आपके भरोसे पर है, आपकी खैचतान आमजन के भरोसे पर तलवार चला सकती है। अभी भी वक्त है संभल कर ब्यावर से कोरोना को हराने का, नहीं तो हॉट स्पॉट बनने के बाद ब्यावर को बचाना मुश्किल होगा। जमनीलाल शिशिमाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गत 9 अप्रैल से शुरू हुआ रक्तदान शिविर बुधवार को संपन्न हुआ। शिविर के अंतिम दिन युवाओं ने अपना रक्त देकर परोपकार व सेवा कार्यों में अपना सहयोग प्रदान किया। ट्रस्ट के विनोद विवेक शिशिमाल ने बताया कि इस शिविर में युवा शक्ति ने तमाम शंकाओं व अवसरों से परे हटकर रक्तदान देकर इस संकट की घड़ी में अपने साहस का परिचय दिया। सभी ब्लड रक्तदाताओं को ट्रस्ट की ओर से एक खास किट देकर सम्मानित किया। शिविर में ब्यावर पुलिस मित्रों, समाज सेवकों, डॉक्टर मुकुल राजवंशी एवं नर्सिंग स्टाफ की सेवा सराहनीय रही। इसी प्रकार जमनीलाल शिशिमाल की 18वीं पुण्यतिथि पर नगर सहित राजस्थान व गुजरात के कई शहरों में ट्रस्ट ने जहां एक और मूक पक्षियों व पशुओं के लिए दाना पानी की माकूल व्यवस्था की, वहीं लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों व रोगियों को फल, बिस्किट व खाने की सामग्री पहुंचाकर राहत प्रदान की। इस मौके पर बुधवार को ब्यावर सहित देश भर में श्रावक व श्राविकाओं ने सवेरे लगातार 1 घंटे तक नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया। उपखंड के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए शेल्टर होम में रह रहे राज्य के मजदूरों के घर जाने की आस जगी है। प्रदेश के इन मजदूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए प्रशासन ने एक सूची तैयार की है। प्रशासन ने उक्त सूची उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा दी है। जानकारी मिली है कि उपखंड के विभिन्न शेल्टर होम में प्रदेश के करीब 70 मजदूर रह रहे हैं। मालूम हो कि राज्य सरकार कोटा का छात्रों की तर्ज पर प्रदेश के विभिन्न शेल्टर होम में रहने वाले प्रदेश के मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचाने की व्यवस्थाओं में जुट गई है। इसके लिए राजस्थान रोडवेज की बसों के माध्यम से इन मजदूरों को घर छोड़ा जा रहा है। सरकार की इस पहल के बाद शेल्टर होम में रहने वाले प्रदेश के मजदूरों को भी घर जाने की उम्मीद बनती है। उधर प्रशासन ने भी राज्य सरकार के निर्णय के बाद इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई जानकारी में मजदूरों की संख्या, उनके स्वास्थ्य की जानकारी तथा स्क्रीनिंग आदि को शामिल किया गया है ताकि इन मजदूरों को जल्दी से जल्दी घर तक पहुंचाया जा सके। श्री सेन समाज संस्थान एसोसिएशन ब्यावर व मारू सेन समाज मित्र मंडल की ओर से 4 दिवसीय श्री सेन जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की कड़ी में पहले दिन सेन समाज सर्किल पर पदाधिकारियों की उपस्थिति में दीपदान किया गया। इसी प्रकार दूसरे दिन ब्रह्मानंद धाम के बुजुर्गों को चाय नाश्ता व भोजन मित्र मंडल के पदाधिकारियों की ओर से करवाया गया। तृतीय दिवस पर एसोसिएशन पदाधिकारियों की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। इसी प्रकार अंतिम दिन एसोसिएशन व मित्र मंडल के सदस्यों ने घर घर जाकर मास्क वितरित किए। इस दौरान पीसीसी सचिव पारस पंच, पार्षद रामनिवास सेन, राकेश साहू, शंकर भोले, बाबू बंदीवाल, दिलीप बरगुर्जर, सुरेंद्र गहलोत, संपतराज परिहार, महावीर मेवाड़ा, अशोक मेवाड़ा, देवेंद्र, मनीष, पिंटू हर्षवाल, संपत गहलोत, पारस सोडा, बाबूलाल गहलोत, मंजू मेवाड़ा तथा उगमा जयपाल आदि मौजूद थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार के साथ प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्य बहिष्कार के कारण रोगियों को उठानी पड़ी परेशानियां। आदर्श नगर गली नंबर 1 में मिले संदिग्ध नोट, पुलिस ने नोट जब्त कर खड्डे में गाड़े। पालघर प्रकरण की दशनामी श्री निरंजन अखाड़ा ने की निंदा। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन।
और ब्यावर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दावा, डिजिटल एक्सरे से हो सकेगी 5 मिनट में 1000 व्यक्तियों की कोरोना जांच।